एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन यूनिट 3 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था स्टैंडर्ड कोस्टिंग होती क्या है एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग। तो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस बताने से पहले मैं आपको एडवांटेजेस बताती हूँ कि एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग की। कि हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को, बजट को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की, इम्प्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट, हम परफॉर्मेंस को और अच्छे से मेजर कर पाएंगे। एंड अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने में स्टैंडर्ड कोस्टिंग हेल्प करता है। अब उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? नॉट अप्लीकेबल विद कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। Under this contract, the manufacturers are paid by the clients according to the actual cost. In this case, the manufacturer cannot use standard costing to draft a contract with the client. इस केस के अंदर क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया गया है जो मैन्युफैक्चर है वो पे करेगा क्लाइंट को अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल कॉस्ट, कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। देन इस केस के अंदर क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर वो यूज़ नहीं कर सकता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग को, क्योंकि टू ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट, क्योंकि उनको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है क्लाइंट के साथ, एक्चुअल कॉस्ट को वो पे करते हैं। नेक्स्ट कैन लीड्स टू इनकरेक्ट मेजर्स इफ देयर इज एन unfavorable difference when the actual and standard costs are compared, the management may can be incorrect decision to fix the issue। उस इशू को फिक्स करने के लिए इनकरेक्ट मेजर्स लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, purchasing raw material in bulk decrease the variance which may leads to extra expensive and stock backup। परचेज करना रॉ मटेरियल को बल्क के अंदर, बल्क का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमने रॉ मटेरियल को परचेज कर लिया बल्क में, एंड वो डिक्रीज करता है वेरिएंस को, और उसकी विच में लीड्स टू एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव, क्योंकि फिर हमारे ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे एंड स्टॉक बैकअप हमारा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब बल्क में सामान जब हम रखेंगे तो हमें एक ये भी होता है कि अगर हमने बल्क में मंगवा लिया कुछ और वो चीज़ नहीं चली, वो चीज़ नहीं बिकी, तो हमें लॉस होगा। More suitable for fast-paced and environment with regular price fluctuations. Under standard costings, the goal is for the price to remain constant. Products with a short life plan and continuous fluctuations in price make it difficult and irrelevant to put standard costing to use. स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर जो गोल होता है प्राइस जो कांस्टेंट रहने का, एंड प्रोडक्ट विद द शॉर्ट लाइफ प्लान, जिनकी मतलब हमने ये कि ये थोड़े ही समय के लिए चलेगा, एंड कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन उसके अंदर होती रहती हैं, वो उस टाइम पे प्राइस मेक इट डिफ़िकल्ट। तो उस टाइम पे प्राइस का बताना कि ये प्राइस हो सकता है वो डिफ़िकल्ट होता है, एंड इरिलीवेंट टू पुट स्टैंडर्ड कोस्टिंग टू यूज़। तो उस टाइम पे रिलीवेंट होता है कि भाई हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग को यूज़ करें, क्योंकि जब जो हमारा प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, और जो हम सोच रहे हैं कि मतलब ये जो मतलब ये नहीं सोच के चलते कई बार हम कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत कम चलेगा। मतलब ये लगता है कि जैसे देखते ही नहीं होता है, कोई हम प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हमें देखते ही होता है कि ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब थोड़े ही टाइम तक, शॉर्ट पीरियड तक चलेगा। तो उस टाइम पे बोला गया है कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो लाइफ लाइन है वो शॉर्ट लाइफ प्लान होते हैं उसके। तो कंटिन्यूस जब उस टाइम पे जो फ्लक्चुएशन हो रही है तो वो डिफ़िकल्ट होता है प्राइस बताना, एंड ये इरिलीवेंट होता है कि जो हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग को उसके अंदर यूज़ करें, पुट करें, तो ये सूटेबल नहीं होता है फास्ट जो हमारे पेस्ड इन्वायरमेंट होता है, जो रेगुलर प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है उसके अंदर। देन ऑफर्स स्लो फीडबैक। Calculation for the price variance is generally done at the end of each manufacture cycle. If the manufacturing department needs immediate feedback to take a corrective measures, this method will slow down feedback and become irrelevant. जो कैलकुलेशन होती है प्राइस वेरिएंस की वो जनरली क्या होता है कि एंड मैन्युफैक्चरिंग तक होती है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि क्या हो गया कि जैसे हमने रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से लेके जो एंड तक जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो क्या होती है कैलकुलेशन वहाँ तक होती है। तो वो जो कैलकुलेशन होती है वो हमें
क्या होता है कि हमें इमीडिएट उस चीज़ का फीडबैक देना होता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है या कितना उसका हमें प्राइस रखना है, तो इमीडिएटली हमें उस चीज़ का फीडबैक देना पड़ेगा। बट इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका जो फीडबैक देने का वो होता है वो बहुत स्लो होता है। स्लोली आप फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं, वो इरिलीवेंट होता है, क्योंकि स्लो स्लो फीडबैक प्रोवाइड होगा तो फिर वो काम चलता ही नहीं है। स्लोली स्लोली चीज़ें होती रहती हैं। Does not offer information on each unit. The price variance calculated is for the entire manufacturing departments. Hence, it does not provide feedback for each providing unit. In such a case, standard costing falls in the pointing out dispensing and for each production units. जो प्राइस वेरिएंस होता है उसके अंदर कैलकुलेट करना है हर एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, एंड ये प्रोवाइड करवाना फीडबैक, क्योंकि प्रोवाइड बहुत स्लोली वो प्रोवाइड करवाते हैं फीडबैक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, तो ये डिफ़िकल्ट होता है। ऑफर आप नहीं कर सकते हर एक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन जो होती है, हर एक यूनिट की जो इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आइडियल स्टैंडर्ड कॉस्ट, बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड कॉस्ट। Ideal standard cost. These show total performance with the 100% efficiency. There are the no losses incurred to the ideal time, so there is a no reason for the work interruptions owing to mechanical failure, unavailability of raw materials, and other issues. It requires efficient and motivated employees and maximum use of facility to achieve their set of standards. ये क्या शो करता है? ये शो करता है टोटल परफॉर्मेंस विद 100% एफिशिएंसी। जो आपने आपकी परफॉर्मेंस है वो 100% एफिशिएंसी के साथ शो करता है आइडियल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एंड देयर इज़ अ नो लॉस इनकर्ड इन द आइडियल टाइम। जो हमारा आइडियल टाइम होता है उसके अंदर कोई भी लॉस नहीं होता है। सो देयर इज एन नो रीजन टू वर्क इंटरप्रेशन। तो कोई भी रीज़न नहीं होता है कि वर्क को इंटरप्रेट की जाए, वर्क बंद किया जाए, वर्क को कुछ भी मतलब छेड़खानी की जाए, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी लॉस नहीं होता है, मैकेनिकल फेलियर हम नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, एंड इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, 100% एफिशिएंसी वो अपनी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओवर द ईयर्स द कॉस्ट रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स हैज़ इंक्रीज्ड and improved productions method have been adopted, so the basic standard cost does not represents the current cost anymore. Also, it does not predicts the failure of the company's status accurately. इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्शन मेथड को एंड अडोप्ट किया जाता है। इसके अंदर बेसिक क्या होता है? बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द करंट कॉस्ट। जो हमारी बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो रिप्रेजेंट नहीं करती करंट कॉस्ट को एनी मोर, एंड ऑल्सो इट डज नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर्स ऑफ कंपनी स्टेटस। वो प्रिडिक्ट भी नहीं करती, वो बताती भी नहीं कि कंपनी का फ्यूचर स्टेटस क्या रहेगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड कोस्ट। These standard costs are challenging but attainable. An efficient and motivated teams can achieve the target set by the organizations in currently attainable standards cost and under normal working conditions. These costs have space for the both man and machines failures and allow for machines breakdowns, wastage, losses of times. In this category, the goal are difficult but reachable. इसके अंदर क्या बोला गया है? ये जो स्टैंडर्ड होता है वो चैलेंजिंग तो होता है, बट हम उसको अटेन भी कर सकते हैं, अटेनेबल भी होता है, उसको हम पूरा भी कर सकते हैं, एंड एफिशिएंट एंड मोटिवेटेड जो टीम होती है वो अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। इसका बहुत अच्छा जो एग्जांपल है वो क्या है? बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के अंदर एक एफिशिएंट टीम वर्क चल रहा था। एलविश यादव की जो टीम है उनका बहुत अच्छा एक टीम वर्क चल रहा था, और टीम वर्क चल रहा था तो उन्होंने जो टारगेट था उनका ट्रॉफी जीतने का वो उन्होंने जीत लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एलविश यादव एंड हिज टीम, एंड मतलब उन्होंने जितनी मेहनत की अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उन्होंने अपना जो टारगेट है वो अचीव किया। चैलेंजिंग था बट अटेनेबल भी था। समझ रहे हो आप? चैलेंज तो था क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, बट वो अटेनेबल भी था। जीत तो सकता था ना, तो वो जीता। अब लोगों को ये लगता था कि भाई वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड को कभी नहीं जिताते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि कोई भी वाइल्ड कार्ड आके ट्रॉफी ले गया। बट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था एलविश यादव के लिए, बट उसने क्या किया? उसने अटेनेबल किया, उसने वो पूरा किया, अपना टारगेट अचीव किया अपने फ्रेंड्स की मदद से, उनकी टीम की मदद से। उन्होंने बहुत मेहनत की, 1 महीने से वो भी लगे हुए थे, उसके साथ-साथ वो तो अंदर मेहनत कर रहा था, बट उन्होंने बाहर बहुत ज़्यादा मेहनत की क्योंकि जनता के हाथ में सब चीज़ें थी।
जो बॉस थी वो क्या थी, जनता थी, तो जनता ने ही जिताया है उनको एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई है। इसके अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड कोस्ट चैलेंजिंग होती है बट अटेनेबल होती है। अगर आप एफिशिएंटली मोटिवेटेड टीम वर्क के साथ काम करोगे तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। एंड जो ये कोस्ट होती है इसके अंदर बोथ दोनों ही चीज़ें लगती हैं, मैन एंड मशीन। एंड फेलियर एंड अलाउ, मतलब फेल भी होंगे कई जगह पे एंड आप उसको जीत भी पाएंगे, ब्रेकडाउन भी होगा, वेस्टेज भी होगी चीज़ों की, बट आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। डिफ़िकल्टीज बहुत आएंगी बट आप उसको अचीव कर सकते हैं जिस तरीके से। देखो वो लोग भी फेलियर होंगे, फेल वो भी कई चीज़ों में हुए होंगे, बट अब देखो मेहनत तो अभिषेक मल्लान की टीम ने भी की थी भाई, उनके भाई ने भी की थी, उनकी बहन ने भी की थी, बट वो क्यों नहीं जीत पाए। उनको ये लगता था कि वो जीता हुआ है, मतलब वो जीता ही, मतलब वो जीत चुका है। उनको ये चीज़ थी एक मन में कि वो जीत चुका है। बट एल्विश की टीम को भी थी ये चीज़ कि वो जीत चुका है, दोनों को ही थी। बट उन्होंने मेहनत भी की साथ के साथ। मैन मैन पावर ने भी काम किया जो वो कर सकते थे, और मशीनों ने भी काम किया, जितनी वोट वो डलवा सकते थे उन्होंने वो चीज़ करवाई, उन्होंने वो चीज़ डलवाई। तो वो चीज़ होती है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड कोस्ट के अंदर होता है, करंटली अटेनेबल होती है। स्टैंडर्ड कोस्ट डिफ़िकल्ट होती है बहुत ज़्यादा बट रीचेबल होती है, हम उसको रीच कर सकते हैं। कोस्ट किसके ऊपर रोल अप होती है, स्टैंडर्ड कोस्ट रोल अप होती है डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर, लेबर के ऊपर, मशीन के ऊपर एंड जो अदर हमारे ओवरहेड्स होते हैं उनके ऊपर स्टैंडर्ड कोस्ट रोल अप होती है। इसी के साथ आज हमने किया है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।